महीना था अक्टूबर साल 2005, मौसम था चुनाव का और वाक़या है एक बैठक का चुनाव आयोग का बिहार के आला अफसरों के साथ। अमूमन जो रवायत थी उसके हिसाब से चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक की बात लोग प्रशासनिक अधिकारी अनसुना कर रहे थे, क्योंकि ये उस समय की स्थिति थी कि जो भी चुनाव आयोग के नियम कानून कायदे होते थे वो बिहार में नहीं होते थे, क्योंकि बिहार में बंदूक के दम पर इलेक्शन होता था। जो बातें होती थी कि फ्री एंड फेयर में चुनाव कराना है, मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे, उनका अधिकार है, ये सब कहीं रटी रटाई बातें होती थी जो दूरदर्शन पे और अखबारों में प्रचार के तौर पे इस्तेमाल होता था। ज़मीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट थी। तब जो है वो मतदाताओं को रिझाने की कोशिश नहीं होती थी, उनको धमकाने का की प्रथा होती थी। 47 और कट्टे और तमंचे खूब खुलकर इस्तेमाल होते थे। जितने ज़्यादा बाहुबल जिसके पास होते थे उनकी सरकार बनती थी और इसकी मैनेजमेंट पूरे तरीके से होती थी। वो टाइम था जब अपराधीकरण भारतीय राजनीति का हो रहा था, क्योंकि अपराधियों को लगता था कि जब उन्हीं के दम पे सरकार बनती है तो फिर सरकार वही क्यों ना बना ले। दूसरी एक और बात थी, 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 लाख लोगों से उठा के ये अपराधी भी थक चुके थे, तो ये भी चाहते थे कि सरकार और सिस्टम का हिस्सा बने ताकि 1000 करोड़ का घपला करने में आसानी हो। खैर, तो बिहार सरकार प्रशासनिक चुनाव आयोग की तरफ से जो पर्यवेक्षक थे वो बड़े शांति से चीज़ों को ले रहे थे। अचानक उन्होंने सामने एक बड़ा पेपर उठाया और उन्होंने एक थानेदार से पूछा, NBW। थानेदार के पास इसका कोई जवाब नहीं था, लिहाजा वो नप गए। दरअसल चुनाव के समय जितने भी हिस्ट्री सीटर थे उनको कायदे से जेल के अंदर होना चाहिए था, लेकिन चूंकि बिहार में इसकी कोई प्रथा थी नहीं तो ये निभाई नहीं गई थी। लेकिन ऐसा करते ही ये चीज़ महकमे में संदेश चला गया कि इस बार बिहार का चुनाव कुछ खास होने वाला है। सवाल था कि बिहार का चुनाव फ्री एंड फेयर इन्वायरमेंट में कैसे होगा। इस मामले में सबसे बड़ा रोड़ा था शहाबुद्दीन। जी हाँ, वही शहाबुद्दीन जिसके चंदा बाबू के बेटों को तेजाब से नहला के जान से मार देने की बात आप जानते हैं। वही शहाबुद्दीन जिसके 47 के साथ फ़ोटो आपने देखे होंगे। वही शहाबुद्दीन जिसको गिरफ्तार करने पर लालू सरकार ने तत्कालीन DGP को अरेस्ट कर रिटायरमेंट लेने पर मजबूर कर दिया था, ये बात आप जानते हैं। वही शहाबुद्दीन जिसको 12 साल बाद जब वापस लालू की सरकार बनती है तो उसे छोड़ने पर जब वो सीवान जाते हैं तो वापस उनकी काफिले में 1300 गाड़ियाँ होती हैं और किसी भी गाड़ियों ने किसी भी टोल प्लाजा पे किसी भी गाड़ियों ने टोल टैक्स नहीं दिया, ये बात भी आप जानते हैं। वही शहाबुद्दीन। सवाल था कि वही शहाबुद्दीन जिसकी खड़ाऊ अभी भी राजद के कुर्सी पर रखी पड़ी है और उनकी पत्नी अभी भी RJD की बड़ी लेवल की नेता हैं। वही शहाबुद्दीन जिसके गिरफ्तार हो जाने के बावजूद भी कई सालों तक राजद को अपने पोस्टर से उसकी तस्वीर हटाने की हिम्मत नहीं हुई और आज भी उनकी पत्नी को उनके तस्वीर के बदले एक बड़े कैडर का पद दिया हुआ है। जी हाँ, वही शहाबुद्दीन। वो शहाबुद्दीन एक नॉर्मल उठाई गिरा इंसान नहीं था, बल्कि एक बड़ा सिस्टम था जो सरकार और सिस्टम के मुंह पे एक तमाचा था, जिसके आगे सरकारें हिलती थी और उसके दरवाजे पर कानून हो, प्रशासन हो, अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, मीडिया हो, सुबह शाम अपना सर झुकाते थे। सवाल था कि इस शहाबुद्दीन के नाक में नकेल कसेगा कौन। इस शहाबुद्दीन के लिए KJ राव ने एक नया पैतरा सोचा। एक नए ऑफिसर को दिल्ली से बुलाने की बात आई। जी हाँ, ये जो ऑफिसर थे इनका नाम था RS भट्टी, यानी कि राजविंदर सिंह भट्टी। ये 1990 के बिहार कैडर के अधिकारी थे, IPS थे, जो उस समय CBI में DIG के पद पर तैनात थे। बहुत कम लोग RS भट्टी और KJ राव का कनेक्शन शहाबुद्दीन के साथ बहुत कम लोग जानते हैं। ज़्यादातर लोग सिंघल वाले कांड को जानते हैं, जब शहाबुद्दीन ने किसी SP को रॉकेट लॉन्चर से अपने घर से भगा दिया था जब वो गिरफ्तार करने गए थे। इसके आगे CK अनिल और रत्न संजय नाम के SP की भी काफ़ी कहानियाँ आपने सुनी होगी और उनका भी काफ़ी योगदान रहा था, लेकिन गिरफ्तार करने का और इस पर नकेल कसने का श्रेय RS भट्टी को जाता है, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। खैर, राजविंदर सिंह भट्टी अपराधियों के प्रति बड़ा क्रूर रवैया रखते थे और उनके बारे में एक कहानी प्रचलित थी कि वो जब भी अपनी मूंछों पर ताव देते थे तो ये माना जाता था कि कोई शातिर अपराधी निपट गया। DIG के पोस्ट से उनको सिवान के SP के पोस्ट पर लाना था, तो एक बड़ा पेच पहले तो ये फंसा कि SP के पद पर DIG को कैसे लाएंगे। तो इन्होंने KJ राव ने एक नियम सुझाया कि सिवान के SP के बदले DIG को ही वहाँ का अधिकारी नियुक्त किया। अब दूसरी बात थी कि CBI भी छोड़ने को तैयार नहीं थी, तो काफ़ी मान मनोबल के बाद तैयार हुआ। RS भट्टी
बिहार में भी खासा लोकप्रिय थे। अनंत सिंह के भाई दिलीप सिंह को पटना से बड़े चुपचाप तरीके से इन्होंने गिरफ्तार किया था, ये बात उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग जानते थे। तो इनको लगाया गया उसके साथ शहाबुद्दीन के बदले। इन्होंने अपनी बिल्कुल नई फौज, नई टीम तैयार की, जिसमें एक एसआई गौरी थी जो इंटरसेप्टर का काम कर रही थी, और 40 दिनों तक बिल्कुल इस पूरे ऑपरेशन को मीडिया से दूर रखा गया। मीडिया को ऐसा लगा जैसे सिवान में शहाबुद्दीन का चैप्टर केजे राव के लिए कोई भी मुद्दा है ही नहीं, आर एस भट्टी के लिए कोई मुद्दा नहीं है, चैप्टर क्लोज है। अचानक 40 दिन के बाद मीडिया में खबर फ्लैश हुई कि शहाबुद्दीन दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया से लेकर के प्रशासनिक अधिकारी तक इस बात पे हैरान थे कि अचानक इतना बड़ा ऑपरेशन चुपचाप कैसे चला। दरअसल अगर प्रशासन अपने दम पे हो, अगर प्रशासन के अधिकारी की रोटी अगर ईमानदारी की हो, तो कोई भी गुंडा उनके लिए परेशानी नहीं बन सकता है। तो इस तरीके के लोगों की जितनी भी इज्जत की जाए ये कम है। केजे राव काफ़ी लोकप्रिय हुए उस चुनाव में, हमने पिछले एडिशन में आपको बताया था। इसमें 2002 में दरअसल केजे राव रिटायर हो चुके थे, लगातार एक्सटेंशन पर उन्हें रखा जा रहा था। 2004 के बाद, 2005 के बाद 2006 में भी सरकार की मंशा थी कि उनको एक्सटेंशन पे बंगाल का चुनाव करवाया जाए, लेकिन उन्होंने रिटायरमेंट की इच्छा जताई। आप उनके लोकप्रियता का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिका ने भी अपने यहाँ और उज्बेकिस्तान ने भी अपने यहाँ इलेक्शन के लिए केजे राव को निमंत्रण देने की कोशिश की थी, लेकिन केजे राव ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर उसे ठुकरा दिया। तो केजे राव जैसे पदाधिकारियों को द फोकस की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद।